हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि कुछ लोगों ने नोट किया होगा, मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 1K होने वाले हैं। ऐसा लगता है ये कल की ही बात है, तो आप सबको बहुत 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 थैंक यू मेरी इस जर्नी में मेरा सपोर्ट करने के लिए। फ्रैंकली मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊंगा, बट आप लोगों की मोटिवेशन से अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं यूट्यूब में भी अपनी जर्नी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर पाऊंगा। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो एनालिस्ट लोग हैं, जो ब्रोकर हाउसेस हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उनको अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इतनी आसानी से ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते। वो हर टाइम कुछ ना कुछ स्टॉक्स पे रिकमेंड करते रहते हैं, उनका टारगेट प्राइस देते रहते हैं, लेकिन अपने को आंख बंद करके वो उस चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को दो शेयर्स बताऊंगा फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली मैं चाहता हूं कि ज़्यादा स्टॉक्स कवर करूं, बट उसकी वजह से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और अगर मैं सिर्फ नाम बताऊं और कुछ ही चीज़ें बताऊं तो मेरा मन नहीं मानता, कि ऐसे लगता है कि नहीं, मैं शायद अपने आप के साथ धोखा कर रहा हूं बस स्टॉक के नाम बताना। बट फिर भी किसी जिनको भी सिर्फ स्टॉक्स के नाम जानने हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आप लोग वीडियो के कौन से पार्ट में पहुंच जाइए या स्किप करके चले जाइए, जहां आपके स्टॉक्स के नाम मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेरे पास आज ये मस्त फॉरवर्ड आया। पहले तो मैं जनरली फॉरवर्ड देखता नहीं हूँ, बट ये फॉरवर्ड देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के कई लोगों के पास भी आया होगा, बट जिनको नहीं आया होगा आप प्लीज ये फॉरवर्ड देखिए, बहुत अच्छा है। ये बेसिकली स्टॉक्स हैड बॉलीवुड सॉन्ग्स। खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। आगे हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरा। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. इधर चला मैं इधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया। तो सबसे पहले कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी ये ब्रोकरेज हाउसेस में या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जितने भी एनालिस्ट काम करते हैं, उनकी नॉलेज बहुत होती है। आपने ये नहीं बोल सकते कि उनकी नॉलेज नहीं है तो उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। उनकी नॉलेज बहुत है, वो भी बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं। इनफैक्ट उनका तो प्रोफेशन ही यही है, लेकिन फिर क्यों नहीं यकीन करना चाहिए। मेरे भी कुछ एनालिस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस में हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इनका जो है बहुत ही टाई अप होता है कंपनीज वगैरह के साथ। इनफैक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मैंने अपने एक इनफैक्ट मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसी से मैंने सुना था कि वो किसी कंपनी को स्टडी कर रहा है या किसी कंपनी के ऊपर रिपोर्ट बना रहा है, तो उस कंपनी के जो सीईओ हैं या बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, उनके फोन आने लगते हैं उनके बॉसेस के पास, उस ब्रोकरेज हाउस के बॉस के पास, कि भाई आप अच्छी रिपोर्ट निकालिए, हाई टारगेट प्राइस दीजिए। और क्या होता है कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ब्रोकरेज हाउसेस उन्हीं के साथ काम भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का फायदा होता है। बट इसमें नुकसान किसका होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फिर फॉर एग्जांपल सीए फर्म्स पहले तो कंपनीज की ऑडिट करते हैं, उसमें गलतियां निकालते हैं, बट गलतियां निकालने के बाद उन्हीं से बिजनेस लेते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि भैया आप हम लोग को बिजनेस दो, हम लोग आपके ऑडिट पास कर देंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो भैया बहुत ध्यान से जो भी ये चाहे वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो या कोई भी हो, आप जो भी ये ब्रोकर हाउसेस टारगेट देते हैं किसी भी स्टॉक को लेकर, वो आंख बंद करके मत मानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत फायदा हो रहा है फाइनेंशियली इस चीज का। तो वो ये ऐसे रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो फ्रैंकली गंदा है, बट उनका धंधा है ये, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसी में फॉर एग्जांपल जो बुक्स होती हैं वो कितनी मैनिपुलेट हो सकती हैं, या एनरॉन स्कैंडल कई लोग जानते होंगे या कई लोग नाम नहीं सुने होंगे, स्पेसिफिकली जो अभी यंग है और जो अभी अभी मार्केट में आए हैं। ये 2000 के पास यूएस में एक बहुत ही वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज थी। जब कंपनी पीक पे थी तो इस शेयर प्राइस इसका $90 था, बट एक साल के अंदर ये, मतलब जब अपनी पीक से 1-1.5 साल के अंदर ही बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी, तब इसका दाम 0.26 चल रहा था बैंकरप्सी डिक्लेयर करने से
पहले बहुत लोगों का पैसा डूबा था। इनफैक्ट अमेरिका में उसी के बाद एक सर्बेन्स ऑक्सली एक्ट है जो उसी के बाद इम्प्लीमेंट हुआ था। खैर ये बहुत डिटेल है, टेक्निकल से इतना जरूरत नहीं है जानने का, बट कहने का मतलब ये है एनरॉन बहुत टाइम से बहुत रिस्की पोजीशंस ले रही थी, बहुत लॉसेस खाई थी, बट बुक्स में कुछ भी लॉसेस नहीं दिखा पा रही थी। वही अकाउंटिंग फर्म्स और जो ऑडिट फर्म्स जो हैं उनकी मदद से अपनी बुक्स को पूरी मैनिपुलेट कर ली थी, नंबर्स पूरे मैनिपुलेटेड थे, और जो भी लॉसेस थे वो बेसिकली नई आइडेंटिटीज या नई एंटिटीज क्रिएट करके उनमें लॉस दिखा दे रही थी या उनको दिखाई नहीं रही थी। ऑफ द बुक्स बहुत कुछ गंडोगोल होता था। ऐसा इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इनफैक्ट आप एनरॉन फॉर्चून ने अमेरिकाज मोस्ट इनोवेटिव कंपनी फॉर 6 years इन अ रो दिया था। तो आप सोच सकते हैं जब ऐसा हालत हो सकता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं रहती तो बहुत थोड़ा सेफ रहिए। और फ्रैंकली चाहे शेयर प्राइस कितना भी गिर जाए, ऐसी फर्म को मेरे हिसाब से तो हाथ मत लगाइए जिसमें मैनेजमेंट के ऊपर फ्रॉड एलिगेशंस लग रहे हैं। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है .com बबल जो है, ये बेसिकली 1990s के एंड तक या 2000 के स्टार्टिंग में हिट हुई थी मार्केट में। उस वक्त क्या हुआ था कि जो इंटरनेट कंपनीज है वो बेसिकली हद से ज्यादा प्राइस उनका मार्केट्स लगा रहा था। तो कुछ दिन तो एनालिस्ट लोग बोलते रहे, बट उसके बाद क्या हुआ कि सब इस चीज को नॉर्मल मानने लगे कि चलो भैया बहुत ओवर प्राइस है तो ऐसे ही रहेंगी। बट अचानक से जब ये इंटरनेट स्टॉक्स जब इनकी पिटाई हुई तो मार्केट्स बहुत बहुत बुरी तरीके से मार खाया था। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उस जैसा सिचुएशन तो नहीं है अभी, लेकिन अभी आप थोड़ा सेफ रहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में बहुत एग्जांपल्स आए हैं, चाहे वो जोमेटो हो, पेटीएम हो, नाइको हो। ऑब्वियसली मैं इन सबको क्योंकि एक ही लाइन में बोल रहा हूँ, वो इसलिए कि ये बहुत रिसेंट कंपनीज हैं और सब टेक्नोलॉजी इंटरनेट बेस्ड है, बट ऑब्वियसली सबके फंडामेंटल्स अलग अलग, तो मैं इन सबको एक पलड़े में नहीं तोड़ रहा हूँ। बट फिर भी आप ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। और फॉर एग्जांपल इंडिया में पेटीएम का भी बहुत बड़ा एग्जांपल है। 2000 के आसपास लिस्टिंग हुई थी और अभी बिलो 1000 चल रहा है। और अभी भी मेरे को फ्रैंकली ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत ओवर प्राइस्ड है। तो अभी जो रिटेल इन्वेस्टर जिनके आईपीओ में अप्लाई किया था, ये जो बाद में लिए थे ये सोच के कि शेयर प्राइस पेटीएम है भाई, पेटीएम सब यूज करते हैं तो इतना गिरेगा नहीं, रिकवर करेगा, उसके चक्कर में और लॉस खाते जा रहे हैं। और फॉर एग्जांपल DHFL, येस बैंक, सत्यम कंप्यूटर्स, इनका क्या हाल हुआ है पता ही है। वो भी इसलिए कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा था। अकाउंटिंग फर्म्स खुद इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं उनको पता था कि गड़बड़ चल रही है, बट वो पब्लिक में आने नहीं दे रही थी क्योंकि उनको बेसिकली रेवेन्यू जनरेट हो रही थी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके, ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो उनको कुछ ऐसा करना ही नहीं था। फ्रैंकली कहीं ना कहीं इंडिया में भी सेबी को बहुत जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाने की, जिससे बेसिकली ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये अवॉइड हो सके। अगर अकाउंटिंग फर्म्स खुद ही, जो ऑडिट फर्म्स है, खुद ही अगर उनको कंसल्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है और बाद में खुद ही ऑडिट कर रही है, तो आप सोच सकते हैं जिनको कंसल्टिंग आप दे रहे हैं उनका और पैसा लेके उनकी सारी कमियों को ढक देंगे। पेटीएम में अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा है, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, अभी 1-2 वीक पहले ही इन्होंने देखिए टारगेट प्राइस 1800, 1600 ऐसे टारगेट प्राइस दिए हैं। वो किस लिए? हालांकि तब शेयर प्राइस 1300 समथिंग था, अभी तो चलो 900 के आसपास है। बट वो किस लिए, आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि इन तीनों कंपनीज ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ये तीनों कंपनीज भी लीड बैंकर्स में से थी जब आईपीओ आया था। तो बेसिकली इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर इनकी रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठ गया है कि भैया ऐसा प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं, क्या इनके पास नॉलेज नहीं है? बट सिंपल सा बात है भैया, नॉलेज है, इनको भी पता था बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, बट इनको पैसे कमाने हैं। सिंपल सी बात यह है, क्योंकि इनका कमीशन बेस्ड है। जितने ज्यादा प्राइस पे लिस्टिंग होगी उतनी इनकी कमीशंस बनेंगी। पूरी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड या 100% डिटेल्स नहीं है, उसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, बट कितना झोल हो रहा है इससे आप समझ सकते हैं। और अभी आप किसी भी पेटीएम इन्वेस्टर को आप बोल दीजिए कि ओवर प्राइस्ड है, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, गालियां देने लगेगा। बट खुद दिमाग लगाइए, खुद थोड़ा सा स्टडी करिए। मेरे पास 10 लॉजिक है जिससे मैं बता सकता हूँ कि पेटीएम अभी भी ओवर प्राइस्ड है, लेकिन कोई इन्वेस्टर को बोल के देखो, वो मानेगा ही नहीं। वो उसके पास कुछ नहीं है, बस पेटीएम है, सब यूज करते हैं, फ्यूचर बहुत अच्छा है। भैया फ्यूचर अच्छा है, सब चीज बहुत अच्छी है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की कंपनी हो गई थी ये, अभी तो बीटिंग के बाद कम हो गई है, तो उतनी वर्थ नहीं है इस कंपनी की।
इकोनॉमिक्स में एक और चीज़ है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अपने क्या होता है, चेंज को इतनी आसानी से मानते नहीं है, और स्पेसिफिकली ये इंडियन पब्लिक के साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट चेंज तो होके रहता है, और अल्टीमेटली जो लोग, कोई कुछ लोग जल्दी अपना लेते हैं, कुछ लोग एंड में अपनाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, या इंटरनेट पे फीस भरना, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना, मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। बट काफ़ी लोग हैं जो अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली उनको भी करना पड़ रहा है। मेरे जो खुद के रिलेटिव्स हैं, काफ़ी जो थोड़े ट्रेडिशनल टाइप है, ओल्ड फैशन टाइप हैं, उनको बेसिकली ये चीज़ अभी भी समझ में कम आ रही है, बट अल्टीमेटली अडॉप्ट करना पड़ रहा है। तो जब उनको वही प्रेफर होता था कि भैया लाइन में खड़े होकर बैंक में जाके फीस भरवा दें, या स्कूल में जाके फीस भरवा दें, स्कूल फीस, या शॉपिंग भी ऑनलाइन शॉपिंग, अभी तक मेरे काफ़ी रिलेटिव्स ऑनलाइन से शॉपिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। बट ये एक फैक्ट है जो आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिकली जो पुरानी प्रैक्टिसेस होती है, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सिस्टम से हट जाते हैं, इकोनॉमी से हट जाती है, और उनके नई नई टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस आती हैं। तो ये किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अभी जो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, ये सब आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। इनफैक्ट ई कॉमर्स तो बहुत स्ट्रांगली आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफ़ी स्पीड से आ रहे हैं। तो अपने बेसिकली चेंज को अवॉइड नहीं करके चेंज के साथ अपने भी चेंज हो तो अच्छा रहेगा। वैसे स्टॉक मार्केट है भैया, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें आप अटक के रह जाएं कि नहीं भैया ये कंपनी ने पास्ट में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो फ्यूचर में भी दे के रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नोकिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, नोकिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्योंकि जो चेंज हो रही थी वो नोकिया अडॉप्ट नहीं कर पाई। तो अपने को वैसी गलती नहीं करनी है, अपने को पैसे कमाने हैं तो चेंज तो होना पड़ेगा। अपनी ईगो साइड में रखो, और मार्केट से पैसे कमाने हैं तो समझो क्या चेंज हो रहा है, एंड चेंज के साथ चेंज हो। तो पहली कंपनी जिसको स्टडी करते हैं इस वीडियो में वो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। ये बेसिकली जिन्होंने मेरे सारे वीडियोस फॉलो किए होंगे, ये कंपनी मैंने एक दो बार पहले भी मेंशन की है, थोड़ी हल्की फुल्की डिटेल में की है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रही है। अभी इसकी ऑर्डर बुक अराउंड 2000 बसेस की है। एंड ये गवर्नमेंट ने जो अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया उसके लिए भी ये एलिजिबल है, तो इसको ये भी बहुत फायदा होने वाला है। ऑलरेडी इसकी ऑर्डर बुक 2000 बसेस की है, विच इज वर्थ मोर देन 3000 करोड़। और इतना फैक्ट है कि भैया और कोई अडॉप्ट करे नहीं करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गवर्नमेंट को तो अपनी हर स्टेट गवर्नमेंट को विद इन 5 to 10 ईयर्स सारी बसेस रिप्लेस करनी पड़ेंगी डीजल बसेस की, भैया जो इलेक्ट्रिक बसेस लेनी ही पड़ेंगी। तो इलेक्ट्रिक बसेस की कुछ ही कंपनीज है जिसमें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक भी है, तो इसकी ऑर्डर या डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही हो सकती है कि ये जो अपनी सप्लाई को कैसे एक्सपैंड करती है डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो वही देखने की बात है। और इसी चीज़ के लिए कंपनी बहुत एक्सपेंशन प्लान्स भी कर रही है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसमें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक टू सेट अप इंडियाज बिगेस्ट इलेक्ट्रिक बस फैक्ट्री विद 10,000 यूनिट्स कैपेसिटी। तो ओलेक्ट्रा ऑब्वियसली फ्यूचर डिमांड देख रही है, ये एक फैक्ट्री सेटअप कर रही है हैदराबाद के पास, जहाँ 10,000 एनुअल कैपेसिटी होगी। तो टचवुड इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो इसमें अर्ली एंट्री जो करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अभी इसका रिसेंटली रिजल्ट्स देखते हैं, दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में तो ऑब्वियसली नेट सेल्स 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गई हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 टाइम्स हो गया है, एडजस्टेड ईपीएस भी ऑलमोस्ट 0.56 से 1.52 हो गया है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ऐसे ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी सेल्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट का इनफैक्ट 3 से भी ज़्यादा है, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है, एडजस्टेड ईपीएस भी 3 टाइम्स से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड से कंपनी ग्रो कर रही है। इसकी बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप टोटल रिजर्व्स देख सकते हैं कितनी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नील के बराबर है, और करंट लाइबिलिटीज भी सिर्फ 143 करोड़ के आसपास है, उसके कंपैरिजन में करंट एसेट्स 601 करोड़ हैं। चलिए फाइनेंशियल्स देखते हैं। मार्केट कैप इसका अराउंड 6,500 करोड़ का है, करंट प्राइस 800 का है, लास्ट क्वार्टर का ईपीएस 1.52 है, उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर का ईपीएस विदाउट अकाउंटिंग फॉर ग्रोथ 6 होगा, तो उस हिसाब से फॉरवर्ड पी 133 है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है।
तो इसका पी आप देख सकते हैं, फॉरवर्ड पी भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड, ओवर वैल्यूड लग रहा है उस हिसाब से ये स्टॉक। लेकिन जिस हिसाब से ईपीएस ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट आप 3 टाइम्स हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। तो नेक्स्ट ईयर अगर ईपीएस का ग्रोथ ऐसा ही कंटिन्यू रहता है या इससे थोड़ा कम भी रहता है ग्रोथ, तो भी मेरे को लगता है ये स्टॉक अभी के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं इस प्राइस पे भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है एंड इसकी ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है एंड इसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। प्राइस मूवमेंट आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 2000 तक इसका कोई प्राइस मूवमेंट खास नहीं था। उसके बाद डिप आया कोविड की वजह से और उसके बाद से आप देखिए कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। लास्ट कुछ टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने चलिए डिस्कस करते हैं कि मेरा पोजीशन क्या थी। जो लोग पहले वीडियोस देखे होंगे मेरे, वो जानते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक मैंने लेके सेल कर दिया था। तो ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में जो मेरा डीमैट अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट है, बीच में मैंने हटा दिया है। काफ़ी और स्टॉक्स के नाम थे, तो ऑब्वियसली सबके नाम अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। बट ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक आप देखिए, 2000 क्वांटिटी मैंने ली थी अराउंड 4,82,000 पे और मैंने सेल किए 16,65,000 पे। तो ऑलमोस्ट 11,80,000 का मैंने प्रॉफिट लिया ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक से, और वो भी अराउंड 6 to 7 मंथ्स में। तो मैंने अराउंड 832 या 833 ऐसे ही कुछ बेचा था, या 835 एग्जैक्टली याद नहीं है, इससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अभी अभी जो शेयर प्राइस है वो 800 का चल रहा है। आई एम डैम श्योर कि कल शायद अपर सर्किट लग सकता है। अगर मार्केट ठीक रहता है तो कल शायद अपर सर्किट लग जाएगा ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में। मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ इस शेयर को वापस लेने का। शायद कल ही लूँगा, बट फंड्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने काफ़ी स्टॉक्स लिए हैं, तो शायद उतनी क्वांटिटी ना ले पाऊँ, या फिर लेट्स सी क्या करता हूँ। कल आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा एक शॉर्ट बना के कि मैंने क्या किया ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में। नेक्स्ट जो शेयर है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। ये बेसिकली मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है ये इंडस्ट्री, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अभी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और स्पेशली कोविड के बाद से क्या हो रहा है कि जितने भी जो ग्लोबली इम्पोर्टर्स हैं या ग्लोबली जो कंपनीज हैं, वो बेसिकली चाइना पे अब डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हैं। तो चाइना के अलावा या चाइना +1 जो स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे काफ़ी और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत अग्रेसिवली प्रमोट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है $100 बिलियन का ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 2019-2020 में $34 बिलियन का एक्सपोर्ट था इंडियन गवर्नमेंट टेक्सटाइल से इंडिया का, बट नेक्स्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट का टारगेट $100 बिलियन है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये मैंने एक आर्टिकल से लिया है। पॉकेटिंग इवन 1% मार्केट शेयर फ्रॉम चाइना मींस इंडिया गेट्स अ $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी इन टेक्सटाइल्स। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर 1% भी शेयर ले लेता है चाइना से तो भी $10 बिलियन की है। और जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, इंडिया आराम से 5 to 7% के मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है चाइना से। बस ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्टिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो उस कंपनी का नाम है वेल्सपन इंडिया। बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, मैंने काफ़ी अच्छे से स्टडी की है ये कंपनी। इसके 30+ पेटेंट्स भी है। नंबर 1 सप्लायर ऑफ होम टेक्सटाइल्स टू द USA। 50+ कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है और सस्टेनेबिलिटी पे भी अच्छा काम कर रही है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये 0 फ्रेश वाटर यूज़ करती है। तो ये सब कंपनीज का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो बेसिकली अपना प्रोडक्शन की वजह से एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें। ऐसी कंपनीज फ्रैंकली मुझे बहुत पसंद है, और आने वाले दिनों में ऐसी कंपनीज प्रीमियम कमांड करेंगी मार्केट से। प्रेजेंस इसका देखते हैं, $1 बिलियन ग्लोबल लीडर इन होम टेक्सटाइल्स। यूएस में हर 4 टावल्स में से 1 टावल इसी कंपनी का सेल होता है। हर 7 सीट्स में से 1 शीट, बेड शीट वगैरह इसी कंपनी की सेल होती है। 41% रेवेन्यूज फ्रॉम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, 30 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर रिसाइकलिंग कैपेसिटी, एंड इसकी 20,000+ वर्कफोर्स में 25% वुमेन है। सेगमेंट्स जो है इस कंपनी का रिटेल है। ये वेल्सपेन ब्रांड के अंदर मास मार्केट को टारगेट करती है अपने टेक्सटाइल से। फ्लोरिंग, कारपेट्स, रग्स, आर्टिफिशियल ग्रास, इस सब को, और इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप खुद ही अपने आसपास ही देख के समझ जाएंगे कि पहले कारपेट्स, रग्स बहुत कम घरों में होते थे, अब हर जगह। और इनफैक्ट जितने हाई क्लास में जाएंगे उतने आजकल अपने हर बैल्कनी वगैरह में चाहते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रास लगाई जाए,
ताकि सुबह सुबह आराम से आर्टिफिशियल ग्रास में चलते हुए या बैठकर कॉफ़ी पी सकें। तो और एडवांस टेक्सटाइल्स में भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है ये कंपनी। स्पनलेस बेसिकली आप गूगल में जाके सर्च करेंगे या इमेज देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये बेसिकली फाइबर से बनता है। एग्जैक्टली समझाना थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा एंड बहुत लंबा भी हो जाएगा, बट ये इसका एप्लीकेशंस बहुत इंडस्ट्रियल, हेल्थ एंड ब्यूटी, सिंगल यूज वगैरह में काम आता है। नीडल पंच भी एक तरह का बहुत इनोवेटिव फैब्रिक है जो बेसिकली फिल्टर्स जो बनाने में, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब बनाने में काम आता है। प्रोटेक्टिव एपरल में जो बेसिकली स्ट्रेंथ होती है एपरल की, वो नीडल पंच फैब्रिक के थ्रू मिलती है। वेट वाइप्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, तो ये सब सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। प्रोमोटर्स और एफआईआईज ने स्टेक रिसेंटली इंक्रीज किया है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है, करंट प्राइस अराउंड 143 है। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको। इनफैक्ट एडजस्टेड ईपीएस तो कहीं ना कहीं सितंबर 2020 से सितंबर 2021 में कुछ गिरा ही है। नेट सेल्स हल्की सी बढ़ी है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कुछ ना कुछ कम ही हुआ है। बट ये कोविड का भी इम्पैक्ट है, और जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट स्पेसिफिकली कोविड के बाद से टेक्सटाइल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगी है, तो इस वजह से इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मे बी पास्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कंपनीज है उतना अच्छा नहीं था, बट फ्यूचर के लिए ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही काफ़ी ग्रोथ फेज में है गवर्नमेंट के स्पेसिफिकली सपोर्ट के बाद। इसके बैलेंस शीट देखते हैं। टोटल रिजर्व्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 2100 करोड़ से 3238 करोड़ हो गए हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ देखिए आप बोरोइंग्स 1900 करोड़ से ज़्यादा की बोरोइंग्स थी, जो कि कम होकर 260 करोड़ की हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। प्राइस मूवमेंट देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि लास्ट कोविड के बाद से ही प्राइस बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने लगी है। तो आप देखिए 2020 कोविड तक ये कंपनी ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही थी, या रिटर्न्स हार्डली थे, बट उसके बाद से आप देखिए कैसे ऑलमोस्ट एक वर्टिकली क्लाइम कर रहा है इसका प्राइस, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि वेलस्पन बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। तो चलिए सबसे लास्ट में डिस्क्लेमर कि भैया मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। और सॉरी अगेन कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट जो लोग सिर्फ स्टॉक्स के नाम जानना चाहते हैं उनके लिए मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।